मतदान से पहले गोरक्षपीठ मंदिर में महाराज गोरक्षनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह 7 बजे के आसपास वो मतदान करने के लिए भी पहुंचेंगे। सबसे हॉट सीट प्रदेश की अगर बात करें, गोरखपुर शहर, जहां से पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। माना तो ये जाता है कि जिस गोरक्षपीठ में जो उम्मीदवार होता है, गोरखपुर की जनता, आसपास के जनपदों की जनता उसके साथ रहती है। देखना यह होगा कि हार जीत का अंतर कितना होता है। विकास के मुद्दे इस बार हावी रहते हैं या फिर जातीय समीकरण इस बार हावी रहता है। मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है छठे चरण में, क्योंकि इस छठे चरण की अगर बात करें, 2017 में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली थी। लगभग 48 सीट बीजेपी गठबंधन ने जीती थी, लेकिन समीकरण तब कुछ और अलग थे। वहां पर ओपी राजभर तब बीजेपी के साथ में थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में ओपी राजभर हैं। बीजेपी के साथ में अपना दल संजय निषाद पार्टी भी है। उस वजह से समीकरण इस बार कुछ बदले से जरूर नजर आए। समीकरण बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर का जाना, उनके वोट बैंक का जाना कितना बड़ा डैमेज होगा और क्या उसको अपना दल और निषाद पार्टी जो है उसको कवर कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। 2017 में 8 सीटें बीजेपी ने यहाँ पे जीती थी, 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। इस बारी वापसी करना एक बड़ी चुनौती है। सबसे हॉट सीट गोरखपुर इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनावी रण में उतरे हुए हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो एमएलसी बनकर वो मुख्यमंत्री बने थे और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गढ़ ये सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी वक्त से रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गोरखपुर। कई बार से यहाँ से सांसद बनके वो बाहर आए हैं। लेकिन गोरखपुर की जब हम धीरेन्द्र बात करते हैं तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए केवल जीत दर्ज करना एक चुनौती नहीं होगा, वो जीत का जो अंतर होगा उस पर क्योंकि चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है, वो एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ साथ गोरखपुर के ही अंदर जो और विधानसभा सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जिन सीटों पर जीत हासिल की थी उसको बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर साख की बात जो है वो आ जाती है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उसके बाद मतदान करने के लिए यकीनन वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। कब तक पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, इस समय जो मतदान का उनके निर्धारित किया गया है वो 7 बजे का है। हालांकि 7:15 बजे के लगभग गोरक्षपीठ के बगल में ही जो प्राथमिक स्कूल है वहां पे जाते हैं योगी आदित्यनाथ। उनके साथ जो मठ के साधु सन्यासी हैं, जो मठ में तमाम लोग हैं, वो भी मतदान करने के लिए जाते हैं। और पैदल मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी है जो मतदान केंद्र है, वहाँ पे पैदल अपनी पूरी टीम के साथ योगी आदित्यनाथ पहुँचते हैं, मतदान करते हैं। मतदान के बाद जो वहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी हैं उनसे बात भी करते हैं। मतदान दूसरे लोगों को करने के लिए वहाँ पे प्रेरित भी करते हैं। और जिस तरह से हमने अभी उनकी बातों को सुना, और हम अगर गोरखपुर के समीकरण की बात करें, गोरखपुर सदर सीट के समीकरण की बात करें, तो जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, जनसंघ जब से था, तब से ये जो सीट है वो मठ के कब्जे में रही है। प्रत्याशी कोई भी हो, मठ का आशीर्वाद अगर उसके ऊपर है तो निश्चित रूप से जीत उसको हमेशा यहाँ पे मिलती रही है। चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या फिर बीजेपी के खिलाफ जाकर के साल 2002 में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हराया था बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ और जिताया था उस अपने प्रत्याशी को, तो निश्चित रूप से मठ का प्रभाव है कि यहाँ पे जनता पार्टी नहीं देखती है, यहाँ पे जनता ये देखती है कि पीठ किसको अपना आशीर्वाद दे रहा है। इस बार खुद पीठाधीश्वर मैदान में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे इस बार जीत हार की बात ही नहीं है। अंतर कितना होगा और जीत कितनी बड़ी होगी ये देखने वाली बात होगी गोरखपुर की सदर सीट पे। जी दीपक, शुभावती शुक्ला क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट इसे माना जाता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे इस बार? देखिए, शुभावती शुक्ला को जो यहाँ पे उतारा गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उपेंद्र दत्त शुक्ल जो उनके पति, वो बीजेपी में एक बड़े लीडर थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, गोरखपुर क्षेत्र के वो अध्यक्ष रहे। कई बार वो यहाँ पे चुनाव भी लड़े, हालांकि 2018 के बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय सपा और बसपा के गठबंधन की वजह से वो चुनाव हार गए थे और प्रवीण निषाद यहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन मठ के वो भी करीबी थे और उनके निधन के बाद से उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दी, किसी ने उनको आकर के उनका हाल नहीं लिया, कोई आर्थिक मदद नहीं की, और इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने इस परिवार को अपने साथ लिया
और उनकी पत्नी शुभांशु शुक्ला को यहाँ पे उतारा है। हालांकि जो गोरखपुर सीट की अगर हम बात करें, सदर सीट की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे 25 से 30 हजार वोट हैं अभी भी, जो खासी मतलब एक पार्टी में कोई भी कैंडिडेट है उसके साथ ही जाते हैं। लेकिन शुभांशु शुक्ला के साथ जो ब्राह्मण कैंडिडेट उतार करके और जिस तरह से ठाकुर ब्राह्मण करने की बात यहाँ पे की गई है, वो फिलहाल अभी जिस सीट पे उतारा गया है उस सीट पे मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुकाबले में है। चाहे शुभांशु शुक्ला हो, विजय श्रीवास्तव जो आम आदमी पार्टी से हैं, इसके अलावा यहाँ पे बीएसपी से ख्वाजा शमसुद्दीन है, इन सभी लोगों की लड़ाई खुद अपने में है कि हम कितना वोट पाते हैं और कितना अगर हम वोट पा रहे हैं तो क्या अपनी जमानत जब्त कराएंगे या फिर जो बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इन लोगों के सामने होगा। जीत हार की बात की अगर हम करें तो 95,000 जो लगभग वोटर हैं गोरखपुर सदर सीट में, वो कायस्थ वोटर हैं। और कायस्थ वोटर में कभी अगर हम पिछले कई दशकों की बात करें तो कभी बंटवारा नहीं होता, वो सीधे पीठ के साथ ही जुड़े होते हैं, पीठ के साथ जो भी प्रत्याशी होता है उसके साथ जाते हैं। कमोबेश स्थिति इस बार भी वही है। दूसरे समीकरणों की अगर बात करें तो इस सीट पर जातीय समीकरण कहीं ना कहीं पीछे होते हैं। यहाँ पर पीठ के साथ जो जुड़े होते हैं, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, वो कैंडिडेट के साथ ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के सामने कोई चुनौती फिलहाल गोरखपुर में नजर नहीं आ रही है अपनी सीट के लिए। बात करी है गोरखपुर की, जब हम बात करते हैं, एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे थे और चाहेंगे कि आप जरा दर्शकों को भी बताएं, अभी भी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण फैक्टर है क्या यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल वो सिर्फ गोरखपुर ही बात नहीं, पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। क्योंकि अभी पिछले अगर हम 2 साल पहले जाएं तो जिस तरह से बताया गया कि ब्राह्मण नाराज हैं इस सरकार से, और ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को लाया गया कांग्रेस से। इसके अलावा तमाम जो शिव प्रताप शुक्ला जो पूर्व मंत्री थे, उनको ब्राह्मणों को खुश करने के लिए कमेटी बना करके उसका अध्यक्ष बनाया गया, ताकि चुनाव में जो ब्राह्मण नाराज हैं उनके बीच में जाकर उनकी नाराजगी को दूर करें। तो निश्चित रूप से फैक्टर तो सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में था, और जो नाराजगी थी उसको दूर करने की बीजेपी ने अपने तरफ से कोशिश भी की थी। हालांकि ये कोशिश कितनी रंग लाई, ब्राह्मण कितने उनके साथ आकर के जुड़े, ये तो अब 10 तारीख को पता चलेगा जब पूरी तरह से काउंटिंग का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। लेकिन नाराजगी तो थी और इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने स्तर से कोशिश भी की थी। दीपक, पिछली बार के अगर चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 8 सीटें बीजेपी को गोरखपुर से मिली थी। एक सीट जहां पर ब्राह्मण बाहुल वोटर्स हैं, बीजेपी की लहर के बावजूद भी वहां पर न समाजवादी पार्टी जीत पाई और ना ही बीजेपी वहां पर जीत पाई। चुल्लू पार विधानसभा सीट। जी देखिए, हम चिल्लू पार के साथ साथ एक और विधानसभा सीट जो महाराजगंज में है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो सीट है 99वां विधानसभा। ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पे एक तरीके से अगर कहें तो एक खास परिवार का वहां पे प्रभाव रहा है। गोरखपुर के चिल्लू पार सीट पे हरशंकर तिवारी का प्रभाव रहा है। वो इसके पहले जब चुनाव लड़ते थे, जब वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, प्रदेश में सरकार कोई भी हो, लोकतांत्रिक कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे और उस सरकार के साथ वो उनका गठबंधन होता था। तो कई दशकों से ये परिवार जो है वहां पे अपना जो छत्र छाया है वो वहां पे बनाए रखता था और वहां से जीतता था। अगर हम 2009 की बात करें तो राजेश त्रिपाठी ने पहली बार वहां पे प्रत्याशी जो थे हरशंकर तिवारी, उनको हराया था। और जो मिथक था कि ये परिवार हमेशा यहां से जीतेगा, उसको तोड़ा था। 17 की जो स्थिति थी, 17 में 12 से लेकर के 17 तक जब राजेश त्रिपाठी वहां पे थे तो थोड़ी सी उनको लेकर के लोगों में नाराजगी थी कि क्षेत्र में जाते नहीं हैं, और मंत्री भी थे उसके पहले की सरकारों में, तो उस दौरान भी कुछ विवाद उनके साथ जुड़े थे। तो एक बार फिर लोगों ने हरशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी पे भरोसा किया था चिल्लू पार में। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। विनय शंकर तिवारी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं और वहां पे हरशंकर तिवारी के बेटे के सामने फिर एक बार राजेश त्रिपाठी हैं। और इसमें जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो राजेंद्र जो पहलवान है वहां पे बीएसपी से, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ब्राह्मण वोट बैंक वहां पे काफी अधिक है। ऐसे में बंटवारा जो ब्राह्मणों के वोटों का होगा वो कहीं न कहीं जो एक लाभ की बात होती है वो राजेंद्र सिंह पहलवान के पक्ष में जा सकता है। हमने इसीलिए कहा कि 8 सीटों पर सीधे तौर पे बीजेपी यहाँ पे काफी विनिंग स्थिति में दिख रही है, लेकिन एक सीट जो अभी भी चिल्लू पार है वो फंसा हुआ है। यही स्थिति हम महाराजगंज के 99वां सीट की बात करें, प्रदेश में देश में मुद्दे कोई भी होता हो, हम 90 के दशक की बात करें, मंडल का मुद्दा पूरे देश में छाया रहा, लेकिन 99वां सीट पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। वहाँ पे भी 2 परिवारों के बीच में आज भी मुकाबला होता है, अमरमणि त्रिपाठी और अखिलेश सिंह का जो परिवार है। इन्हीं परिवारों के लोग वहाँ पे विधायक बनते चले आ रहे हैं। वहाँ के लोगों को मुद्दों से मतलब नहीं होता है, परिवार में कौन आ रहा है, और हर बार परिवार एक नए मुद्दे के साथ वहां के जो परिवार में एक विधायक के बाद दूसरे विधायक को चांस देता है।
तो जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं इस जगह दोनों जगहों पे हावी है और यही कारण है कि चुनाव जो परिणाम होते हैं हमेशा कुछ अलग होते हैं। वापस लौटेंगे, एक बार जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं और बताएं भी। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। गोरखनाथ मठ जो एक निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आता है गोरखपुर में हमेशा से ही, तो पीठाधीश्वर खुद पहुंचे हैं और गोरखनाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अगर हम गोरखनाथ मठ की बात करें, एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को जरा इसकी भूमिका समझाएं कि किस तरीके से ये सियासत पर भी वहां प्रभाव डालता है। देखिए, मठ की सियासत की अगर बात करें तो ये मठ की सियासत जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के गुरु जो अवैधनाथ थे और उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ, जब वो पहली बार सियासत में आया और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे अगर कहें तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया, उसके साथ लोग मठ से जुड़ना शुरू हुए। और मठ यहाँ पे पूरे पूर्वांचल में ना कहें पूरे प्रदेश में आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और यही कारण है कि आस्था के साथ जब इस मठ के लोग, इस मठ के जो मठाधीश थे, वो जब सियासत में आए और लोगों की जो दिक्कतें थी उसको दूर करने का प्रयास किया, तो लोगों का जो जुड़ाव है स्वाभाविक रूप से उनके साथ चलता रहा है। और महंत दिग्विजयनाथ के बाद फिर उनके जो शिष्य थे महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ, वो सियासत में आए। मठ ने तमाम जो यहाँ पे पुरानी चीज़ें थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की, जो तमाम किंवदंतियाँ थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की कि मठ के जो मठाधीश होते हैं वो सिर्फ जो मठों में ही सीमित नहीं होते हैं, लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। साल 1998 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने थे, उसके बाद से जिस तरह से लगातार विपक्ष में होते हुए भी वो मुखर रहे, सड़क से लेकर के संसद तक लोगों के मुद्दे को उन्होंने उठाया। और जिस तरह से उनकी भाषा शैली और आक्रामक जो उनका व्यक्तित्व था उसको लेकर के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और बाद में जब उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की तो सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि आसपास के तमाम जो जिले हैं वहाँ से लोगों का उनके साथ जुड़ाव होना शुरू हुआ और एक हिंदू नेता, एक हिंदुत्व छवि वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बननी शुरू हुई। तो निश्चित रूप से मठ का जो एक प्रभाव है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी भूमिका रही है। और यही कारण है कि आज सिर्फ मठ धार्मिक नहीं बल्कि सियासी रूप से भी पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा महत्व रखता है। और प्रत्याशी कोई भी हो बीजेपी का, वो कहीं न कहीं मठ से उसको आशीर्वाद मिलता है, तभी वो जाकर के यहाँ पे चुनाव लड़ता है। और सिर्फ आज की बात नहीं, पिछले हम अगर 2-3 दशकों की बात करें, इसके पीछे का कारण ये भी रहा है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कोई स्टेबल चेहरा या स्टेबल नेता नहीं दे पाई है अपनी तरफ से इस क्षेत्र में। देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ चेहरों की बात करें, विपक्ष के चेहरों की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी से यहाँ पे यमुना निषाद हो, एक नेता थे, वो निषादों के बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, वो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने मुकाबला देने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ के सामने भी वो आए, उनके गुरु महंत अवैधनाथ के सामने भी आए, लेकिन वो मुकाबला ही दे पाए, जीत हासिल नहीं कर पाए। तमाम बार वो चुनाव लड़े थे लेकिन उसके बावजूद वो हार गए थे। तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा यहाँ पे मठ के सामने नहीं। हाँ, हरिशंकर तिवारी का जो एक चेहरा था वो जरूर, यहाँ पे जब ब्राह्मण बनाम ठाकुर होता था तो जो ब्राह्मणों के धड़े थे वो हरिशंकर तिवारी के साथ जाते थे और जो ठाकुर नाराज होते थे वो मठ में जाते थे, वहाँ पे उनको आश्रय मिलता था। तो निश्चित रूप से एक तरह के जो बंटवारा हुआ था यहाँ पे जाति वर्ग का, उसका भी फायदा मठ को मिला। लेकिन हरिशंकर तिवारी के साथ एक चीज़ थी, माफिया नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मठ में जितने भी लोग थे उनके साथ इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। मठ में माना जाता था कि समस्याएं दूर होती हैं, मठ में किसी तरह का अगर कोई पीड़ित होता है तो उसको वहाँ पे उसको इंसाफ मिलता है। लेकिन हरिशंकर तिवारी और या फिर वीरेंद्र प्रताप शाही जो यहाँ पे थे, जो बड़े एक चेहरे सियासत में उभरे कुछ दिन, उनके साथ आतंक, उनके साथ माफिया, उनके साथ जो तमाम दूसरे अपराध से जुड़े हुए लोग थे, वो जुड़ने की वजह से उनकी जो छवि थी वो नेगेटिव थी। और यही कारण है कि मठ हमेशा एक नायक की तरह से 57 सीटें हैं, कहीं ना कहीं सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उनके प्रभाव से अलग बात करें, विकास, कानून व्यवस्था का यहाँ पर अन्य जनपदों की, अन्य विधानसभा सीटों पर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस बार।
देखिए, सियासत में मुद्दे तो हर बार चेंज होते हैं। इस बार मुद्दा जिस तरह से बीजेपी उठा रही है कि विकास के मुद्दे, हालांकि गोरखपुर में निश्चित रूप से विकास एक बड़ा मुद्दा है। गोरखपुर में 5 सालों में विकास की जितनी योजनाएं आई हैं वो इसके पहले कभी लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था, और योजनाएं अभी तो कम से कम 5 से 10 साल तक जो योजनाएं यहाँ पे आई हैं वो पूरे होने में लगेंगी। और उसके बाद से जो डेवलपमेंट की एक स्थिति योगी आदित्यनाथ देखना चाहते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। विकास का एक बड़ा मुद्दा, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार तमाम योजनाएं गांव के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वो भी कहीं न कहीं इस बार चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। क्योंकि जिन महिलाओं को राशन मिल रहा है, जिन महिलाओं को मकान मिला है, जिनको बिजली, गैस और तमाम जो दूसरी सुविधाएं मिली हैं, वो सीधे तौर पर इन योजनाओं का नाम लेकर के अब कह रही है कि हमें इन योजनाओं का लाभ जिसने दिलाया है हम उसी के साथ जुड़ेंगे। हालांकि विपक्ष इन योजनाओं को लेकर के तमाम बयानबाजी भी कर रहा है कि हमारी सरकार आ गई तो हम इसे डबल देंगे या फिर इससे कहीं अधिक देंगे, लेकिन जो चीज़ें लोगों को मिल रही हैं कहीं ना कहीं उसका असर इस बार के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। और विकास भी एक बड़ा मुद्दा इस बार गोरखपुर में कम से कम तो होने ही वाला कर रहे हैं। तो कौन से मुद्दे हावी होते आपको नजर आ रहे हैं? वो जो पार्टियों द्वारा सेट किए गए हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवारवाद, माफियावाद, इन सब का जिक्र किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से मुद्दे जो है हावी होते नजर आ रहे हैं, पार्टियों के द्वारा सेट किए गए या फिर स्थानीय मुद्दे जो साफ तौर पर लोगों को प्रभावित करते हैं? देखिए, बीजेपी को प्रभावित करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहें तो विपक्ष के लिए वो बेरोजगारी है, महंगाई है। इन्हीं दो मुद्दों पे लोगों के बीच में विपक्ष भी जा रहा है और कह रहा है कि 5 साल में सरकार में महंगाई जितनी बढ़ी है, बेरोजगारी जितनी बढ़ी है, वो काफ़ी जो है बीजेपी के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे आतंकवाद की बात कर रही है, जिस तरह से अपराध की बात कर रही है, क्राइम कंट्रोल की बात कर रही है, वो भी लोगों के जहन में है। उनको ये भी पता है कि जब 17 के पहले की स्थिति थी तो उस समय कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, उस समय जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे वो कितना प्रभावित थे, कितना वो उदंडता करते थे, कितना लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, और इस सरकार में जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके के हैं। ये भी चीज़ों को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो मुद्दे तो कई हैं, लेकिन इन मुद्दों में सबसे बड़े में अगर मुद्दे की बात करें तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार महंगाई और बेरोजगारी होने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास, राष्ट्रवाद और जो सरकार की फ्री योजनाएं हैं वो होने वाली है। जी दीपक, जातीय समीकरण की बात करें तो ओपी राजभर जो कि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के साथ में थे और करीब करीब 100 सीटों पर राजभर समाज का प्रभाव भी देखा जाता है। हालांकि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ में है, तो इसकी वजह से क्या कुछ इस बार समीकरण देखने को मिलेगी, क्या कुछ अंतर हार और जीत का देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हम इस छठे फेज की बात करते हैं धीरेन्द्र, तो छठे फेज में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे राजभर का प्रभाव थोड़ा सा हम देख सकते हैं, खासतौर पर अगर हम कहें बलिया में या फिर अंबेडकर नगर में। बाकी जिलों में राजभर का बहुत अधिक प्रभाव तो हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, इन जिलों में निषाद पार्टी का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है, और यही कारण है कि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और 16 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को दी, जो एक बड़ा अगर कहें तो निषाद पार्टी के हिसाब से जिस तरह से 5 साल में पार्टी पूरी तरह से ग्रो हुई उसके लिए एक बड़ा अगर कहें तो महत्व देने की बात थी। अनुप्रिया पटेल को 17 सीटें दी गई, जबकि वो पुरानी पार्टी थी, पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ सहयोगी दल रही। पूर्वांचल में अगर बात करें तो निषाद वोटर्स काफ़ी अधिक है। गोरखपुर में भी निषाद वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। गोरखपुर ग्रामीण सीट जो है वहाँ पे लगभग 1 लाख के लगभग निषाद वोटर हैं। चौरी चौरा में निषाद वोटर हैं। इसके अलावा पिपराइच में है, कैंपियरगंज में है। तमाम सीटों पर गोरखपुर के 9 में से लगभग 5 से 6 सीटों पर निषाद वोटर्स जो है एक बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। यही कारण है कि संजय निषाद को इस बार बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है और उनके जरिए जो चुनावी नाव है उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर राजभर के द्वारा दिया जाएगा वो भी एक बड़ा सवाल होगा। आपके पास वापस हम लौटेंगे दीपक, हमारे साथ मानवेंद्र बने हुए बस्ती से और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अंबेडकर नगर से अमित भी बने हुए हैं। सबसे पहले अंबेडकर नगर चलते हैं। अमित, अंबेडकर नगर की जब बात करते हैं तो भाजपा और बीएसपी का कब्जा यहाँ पर रहा है। मायावती 4 बार यहाँ से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंची हैं, लेकिन इस बार जब आप समीकरणों पर नजर डाल रहे हैं, दलित बाहुल्य सीट है, किसका पलड़ा भारी, किसका कमजोर नजर आ रहा है? अमित,
देखिए पूजा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर हम अंबेडकर नगर को पूरे प्रदेश में दल बदल की राजनीति का एक प्रयोगशाला कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं शायद प्रदेश में ऐसा नहीं होगा कि हर प्रत्याशी अपनी जो मूल राजनीति जिसने जिस पार्टी से की थी उसको छोड़कर वो दूसरे दल की सवारी उसने करी है और इस बार मैदान में है। अगर हम 5 विधानसभा सीट की बात करें, क्योंकि अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, इसमें से 3 से 4 विधायक ऐसे सिटिंग विधायक हैं जो इस बार अपनी दूसरी पार्टी की वो सवारी कर रहे हैं और इस बार चुनाव में मैदान में हैं। देखिए, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, ये नाम प्रदेश में बड़ा नाम है इनका राजनीति में, और इस बार इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर इस बार ये साइकिल की सवारी कर रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में है। कटेरी विधानसभा सीट की बात करें, सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर लालजी वर्मा एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो अकबरपुर जो कि एक दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है, 5 बार से यहां से विधायक रामअचल राजभर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। इन्होंने अपनी पूरी राजनीति बहुजन समाजवादी पार्टी से की। पिछले 6 बार से, अगर हम 6 बार के चुनाव की बात करें तो अकबरपुर में 6 बार से 5 बार यहां पर बहुजन समाजवादी का कब्जा रहा है और 5 बार रामअचल राजभर हम आपके पास वापस आएंगे। विधायक। क्या कुछ समीकरण हर विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं उनको भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ में मौजूद हैं। और देखिए, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम देखते भी रहते हैं कि मुख्यमंत्री गायों के बीच में जब भी मठ पहुंचते हैं तो उनको चारा खिलाते हैं, गुड़ और चना खिलाते हुए नजर आते हैं। ठीक वही तस्वीर मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मठ में मौजूद हैं। कुछ देर बाद मतदान करने के लिए जाएंगे और एक तरह से कहें तो गोरखपुर में मठ का काफी प्रभाव है सभी सीटों पर। यहां पर न जातीय समीकरण हावी है, न विकास के मुद्दे हावी हैं। गोरखपुर की जनता मठ के साथ हमेशा रही है और इस बार भी देखना होगा, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतारा गया है तो समीकरण क्या कुछ बनते हैं, हार और जीत का अंतर कितना रहता है, ये सब कुछ हम समझते रहेंगे। लेकिन बस्ती से हमारे साथ में मानवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। बस्ती में क्या कुछ समीकरण इस बार बन रहे हैं वो समझ लेते हैं। मानवेंद्र, अगर बस्ती की बात करें, 2017 में यहाँ पर बीजेपी गठबंधन ने क्लीन स्वीप मारा था, लेकिन अगर इस बार की बात करें, क्योंकि समीकरण बदले हुए हैं, जैसा कि हम बात करें कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के पास इसमें मौजूद है, उनके साथ चले गए हैं, निषाद बीजेपी के साथ में हैं। क्या कुछ मुद्दे वहां पर हावी हैं, जातीय समीकरण हावी हैं, या फिर विकास के मुद्दों पर इस बार मतदाता वोट करेंगे? जी देखिए, अगर हम बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जहां पर ग्रामीण सीटों की अगर हम बात करें, हरैया जिस सीट पर हम हैं, शहरी सीट जो बस्ती सदर है उसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो सीटें हैं वहां पर जो इश्यूज़ होते हैं वो लोकल इश्यूज़ होते हैं कई बार। और अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अपना गठबंधन तैयार किया था, वो एक तरह से इस पूरे क्षेत्र में सभी मतदाताओं को एक ही कह सकते हैं कि एक साथ लाने में, एक मंच पर लाने में कामयाब रहा था। लेकिन ओपी राजभर के जाने के बाद कितना डैमेज होता है, और निषाद पार्टी के ज़रिए, डॉक्टर संजय निषाद के ज़रिए, और अगर हम बात करें अपना दल के ज़रिए, वो कितना उसका डैमेज कंट्रोल हो पाता है ये देखना है। हालांकि अगर राजभर की बात करें तो उनका असर इस क्षेत्र में ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर बहुत बड़ा फैक्टर होंगे और राजभर वोटर्स अगर उनके साथ पूरे भी जाते हैं तब भी वो बहुत अंतर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ के स्थानीय समीकरण हैं, अगर वो उस हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इसके अलावा जो दूसरी जात हैं, अगर हम बात करें तो वैश्य हैं, कायस्थ हैं, तमाम जातियों के लोग हैं बराबर की संख्या में, और पिछड़े और दलित भी हैं। तो कुल मिलाकर के सभी जो जातियां हैं उनका एक ऐसा समीकरण तैयार होता है कि वो अगर एक पार्टी के साथ जाती हैं, चूंकि कोई ऐसा बहुत इस सीट की बात करें तो बहुत कोई डोमिनेट करने वाली कास्ट नहीं है, बिल्कुल मानते, लेकिन जब बस्ती की बात होती है तो ब्राह्मण और कुर्मी वोटर्स को लेकर समस्या जो होती है वो वहां पे हमेशा से खड़ी होती हुई नजर आती है। वो समस्या आपसे समझेंगे कि क्या कुछ वो पूरी बात है। आपके पास वापस लौटेंगे, सीधे गोरखपुर आपको लिए चल रहे हैं। ये तस्वीरें हम गोरखपुर से ही आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के जहां पर अभी मौजूदगी है, गौशाला में वो अभी मौजूद है और गायों को चारा चराते वो वहां पर नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार बने हुए हैं। गौरक्षा एक बड़ा मुद्दा जिसको हमेशा से उठाती आई है बीजेपी। दीपक।
बिल्कुल, हम 2019 तक के अगर चुनाव की बात करें तो गोरक्षा एक बड़ा मुद्दा थी। हालांकि इस बार के चुनाव में गोरक्षा कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। इस बार के चुनाव में इस मुद्दे पे कहीं कोई बात बहुत देखने को नहीं मिली। जब मंदिर मुद्दे की बात होती थी तो उसमें गोरक्षा के मुद्दे पे बात होती है। और योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो ये उनका रूटीन है। भले व्यस्तता कितनी हो उनकी, एक एक दिन में 7 से 8 जनसभाएं उन्होंने की हैं लगातार। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के अपनी सरकार की बातों को रखा है, लेकिन उसके बावजूद सुबह वो 4 बजे उठते हैं। और जो अभी हम देख रहे हैं मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना वो अपने जो आराध्य हैं उनकी उन्होंने की है, उनके अलावा उनके जो गुरु महंत अवैधनाथ हैं उनके मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करते हैं, गायों के बीच में जाते हैं, लगभग आधे घंटे का जो वक्त है वो गुजारते हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका रूटीन है वो उसी तरह से फॉलो करते हैं। व्यस्तता प्रदेश और देश में भले ही उनकी हो, लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हो, लेकिन इसके लिए जरूर समय निकालते हैं। और जहाँ पे हैं योगी आदित्यनाथ अभी गायों के बीच में है और उसके बाद फिर वापस अपने मठ में जाएंगे और मठ में जाकर के उसके बाद फिर 7 बजे से लेकर के और 7:10 के बीच में वो मठ से निकलेंगे अपने सभी साधु संत के साथ। और जो वोटिंग है वो अपने करने वहाँ पे पहुँचेंगे और मताधिकार का प्रयोग वो हर बार कहीं पे भी रहते हो जरूर करते हैं। लोगों से अपील भी करते हैं कि मत लोग जरूर डालें अपने जो भी उनके पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे। और बीजेपी ने और खासतौर पे जिला प्रशासन ने दोनों ने इस बार ये टारगेट रखा है कि गोरखपुर में कम से कम 70% मतदान इस बार हो। क्योंकि अगर हम साल 2017 के चुनाव की बात करें पूजा, तो साल 2017 में लगभग 51% वोट गोरखपुर सदर सीट पे पड़े थे। और सबसे अधिक अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो 61% वोट जो वो पिपराइच में पड़े थे। हालांकि सबसे कम की बात करें तो लगभग 49% वोट बांसगांव जो विधानसभा है वहां पे पड़े थे। तो वोटिंग परसेंटेज 51 से बढ़ा करके 70 करना ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार काम भी कर रही थी इस पूरे चुनाव के पहले। और बीजेपी भी इस बार लोगों के बीच में जाकर के और खासतौर पे अभिजात्य वर्ग जिसको बोलते हैं, जो बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, पास इलाकों में रहते हैं और माना जाता है कि वोट डालने वो नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को बीजेपी ने इस बार टारगेट किया और ऐसे लोगों से अपील की कि घरों से निकलिए और मतदान करिए। हम भी ये अपील लोगों से करते हैं कि 7वीं सभी मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लोग निकलें अपने घरों से। मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा होता है और यही कारण है कि इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। तमाम जनसभाओं में भी वो अपील करते थे, आज सुबह भी उन्होंने अपील की और पूरे दिन इसी तरह से जो उनका कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल, मतदान का कितना असर होगा ये तो देखना होगा दीपक। लेकिन अगर गोरखपुर की हम बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्वांचल के साथ साथ गोरखपुर में एक बड़ा मुद्दा रहा है। आए दिन इंसेफेलाइटिस से पिछले अगर कार्यकाल की बात करें पिछले सरकारों के, तो आए दिन मौतें होती थी। यहाँ पर एक बड़ी समस्या सी थी ये स्वास्थ्य को लेकर।